सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल क्रिकेट टीम की राइज के बारे में या उनकी हिस्ट्री के बारे में कि अभी कैसा कर रही है प्रेजेंट में और हिस्ट्री में कैसी थी, या किस तरीके से क्रिकेट वहाँ पे ग्रो कर रहा है, कैसे आया, या क्या कैसे पॉपुलर हुआ, या क्या बड़ी अचीवमेंट्स रही है उनकी हिस्ट्री में, क्या फ्यूचर के गोल्स रहने वाले हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आई थिंक नेपाल इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड उनका वन ऑफ द बेस्ट फैन बेसेस है। या और जो सपोर्ट मिलता है फैंस के द्वारा, चाहे बारिश हो या कुछ भी। या आपने पिछले वर्ल्ड कप में देखा, पिछले वर्ल्ड कप में एक फुल मेंबर टीम जो कि फाइनल्स में गई थी साउथ अफ्रीका, उनको हराने वाले थे। उनको बस एक रन से नहीं हरा या एक रन पीछे रह गए, तो इससे कहीं ना कहीं वो हार जितनी बड़ी थी उससे ज़्यादा बड़ी थी, उसके जो पॉजिटिव साइंस मिले नेपाल क्रिकेट टीम। या सो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से टीम कर रही है और कैसे ग्रो कर सकती है, क्या प्लान्स होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो अब बात करते हैं नेपाल क्रिकेट टीम की हिस्ट्री से। या और हिस्ट्री तब बिगिन हुई जब 1946 का समय आया, या जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल फॉर्म हुई। या और तभी मेरे ख्याल से वो स्टार्ट हुई एक नए जर्नी की, या एक नए एरा की, क्योंकि उसके बाद मैचेस हुए एंड देन 1988 में आते आते एफिलिएट मेंबर का जो प्राइज़ है वो मतलब एफिलिएट मेंबर बन गई। या और देन उसके बाद ऐसा नहीं था फिर एफिलिएट मेंबर तक ही रही, बट उसके बाद फिर और प्रोग्रेस हुई, देन एसोसिएट मेंबर बनी 1996 में। या और आप अगर इसका बीच का गैप देखेंगे, इट वाज जस्ट 8 इयर्स। या 8 इयर्स में आपने प्रोग्रेस की, कुछ ज़्यादा मेरे से बड़ी थी वो। या एंड उसके बाद तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रोग्रेस आया 2000, जिसको हम मार्क कर सकते हैं द डेवलपमेंट फेज ऑफ नेपाल। या जो अभी तक की काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट रही होगी, जो फ्यूचर में भी देख रहे हो आप नेपाल सेकेंड डिवीज़न में है, तो उसकी वजह से है। या क्योंकि वो जो स्टार्ट हुई वो यहीं से हुई एंड उसका रिजल्ट सही में देखने को मिला टीम की परफॉर्मेंसेस पे। या अगर आप देख लो 2000 में अंडर 19 टीम जो थी क्वालिफाई हो रही थी, या क्वालिफाई हो रही है बार बार, और साथ में प्लेयर्स जो थे अंडर 19 में बार बार आ रहे। या एंड सिर्फ क्वालिफाई नहीं कर रही थी, उन्होंने न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम को हराया भी। या जो काफ़ी बड़ी बात होगी उस वक्त के समय में, क्योंकि एज अ अंडर 19 में न्यूजीलैंड को हराना जो काफ़ी अच्छा एक पावर हाउस है, या क्रिकेटिंग पावर हाउस है न्यूजीलैंड, एंड उस टीम को हराया 2006 में एंड दैट वाज अ बिग सेलिब्रेशन। बट आई थिंक ये तो बस स्टार्ट थी, या उसके आगे तो और होना है, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट होता है 2010 जो कि ब्रेक थ्रू मोमेंट था। या डिवीज़न 5 जो जीत गए, या यूएसए को फाइनल में हराया, डिवीज़न 5 जीता। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट था, पूरे कंट्री में सेलिब्रेट किया गया इस मोमेंट को। या क्यों नहीं करते, बिकॉज डिवीज़न 5 में अगर आपकी टीम जीत रही है, अभी भले ही वो डिवीज़न 5 नहीं है, बट आई थिंक वो था एक बहुत बड़ा। अभी तो सिर्फ सुपर लीग और डिवीज़न 2 ही होता है, वो कोई और टॉपिक है। खैर उसके बाद डिवीज़न 4 में प्रमोशन हुई एंड नेपाल की टीम यहाँ पे नहीं रुकी। या देन उसके बाद और प्रमोशन हुई है आगे चलकर, या डिवीज़न 3 एंड नाउ डिवीज़न 2। उसके बाद वो तो अलग बात है, देन स्टार्ट होता है 2010, जो कि वो मोमेंट था जब नेपाल ने बताया कि वो आईसीसी इवेंट्स में भी क्वालिफाई कर सकती है, या तब वो वहाँ पे भी कुछ अचीव कर सकती है। या क्योंकि 2014 आया और उस साल T20 वर्ल्ड कप हो रहा था बांग्लादेश में, जिसके लिए क्वालिफाई करती है नेपाल की ये अंडरडॉग टीम। या और 2014 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन जो की थी वो काफ़ी बड़ा एक पॉइंट है नेपाल के फैंस, देख लीजिए, प्लेयर्स के लिए। ऐसे वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट खेलना, तो सबसे पहले वो क्वालिफाइंग स्टेज, उस वक्त वर्ल्ड कप से ठीक से पहले क्वालिफाइंग स्टेज होता था, तो वो खेला। और उसको सिर्फ खेला नहीं, वो पहला वर्ल्ड कप था, उसमें 2 मैचेस जीते भी। या और 2 मैचेस जीते, सिर्फ 3 मैचेस में 2 मैच अगर आप जीत रहे हो तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है टीम के लिए भी। एंड नेट रनर के कारण वो सुपर 12 तक नहीं गए, बट दैट वाज अ बिग थिंग फॉर नेपाल। या भले ही ग्रुप से बाहर हुई, बट कहीं ना कहीं वो आगे के फ्यूचर यूज़ के लिए वो हो गया अलग एक्सपीरियंस। या उसके बाद आता है थोड़ा सा मुश्किल समय भी आया नेपाल के लिए, 2016 का समय आता है, जब उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही थी, इस वजह से उनके बोर्ड को बैन कर दिया गया, जो कि जिम्बाब्वे के बोर्ड को भी किया गया है, उससे पहले 1-2 श्रीलंका के लिए भी किया गया था। या श्रीलंका के लिए भी या तो उसी तरह हुआ और वो एक सेटबैक तो था, लेकिन उसका कमबैक जो, या उसके बाद ऐसा नहीं है कि बस नेपाल का बोर्ड फिर आगे ग्रो नहीं कर पाया। उसके बाद आता है साल 2018, यहाँ पे इस साल आईसीसी ने सारी टीमों को T20 रैंक T20 में स्टेटस दिया था। या जितने भी मेंबर्स, या बट देन नेपाल थी वो ओनली वन की उनको ओडीआई का भी मिल गया। या सो जब सभी टीमें T20 स्टेटस गेन कर रही थी, उस साल नेपाल ने ओडीआई स्टेटस गेन किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट। या 2018 में नेपाल के संदीप लामिछेने जो थे वो आईपीएल में खेले, जो कि काफ़ी ग्लोबल कर पाए। या
कहीं ना कहीं उन्होंने नेपाल को पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने लाया और खेले किस टीम के लिए, दिल्ली डेविल्स, या जो अभी प्रेजेंटली दिल्ली कैपिटल्स है। या साथ में ऐसे नहीं आईपीएल में खेले, वो सीपीएल खेले, बीबीएल, द हंड्रेड्स, एंड आईपीएल में तो सिर्फ खेले ही नहीं उन्होंने, एक तो प्लेइंग 11 में जगह बनाई, परफॉर्म किया एंड इट वाज अ रियली रिमार्केबल सक्सेस। उसके बाद अभी तक नेपाल कोई प्लेयर आया नहीं है, या उसके वजह से एक टाइप ऑफ सेटबैक मिल गया पूरे प्लेयर्स को कि वो भी कुछ कर सकते हैं, या एंड उसके बाद से अभी भले नहीं आया बट फॉर श्योर आगे ज़रूर आएंगे प्लेयर्स। सो उसके बाद आता है 2023। उस साल नेपाल चैलेंजर कप जीतती है एंड एशिया कप के लिए क्वालिफाई करती है। या एशिया कप में भी इतना कुछ बुरा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, या भले ही वो विनलेस गए थे पर वहाँ मैचेस जिस टीम के साथ थे वो ग्रुप ही इंडिया पाकिस्तान का था, क्रिकेटिंग जायंट्स से, एंड वो जो फाइट दी थी, ये अच्छा फाइट बैक बस दिया। या 2023 वाले मैच इंडिया के अगेंस्ट विकेट नहीं गई थी स्टार्टिंग के पावर प्ले के 8-9 ओवर्स में, एंड बाद में उसको मोमेंटम को नहीं कर पाए, लेकिन बाद में स्टिल वहाँ पे भले हार गए, तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो गया टीम के लिए भी, एंड लर्निंग काफ़ी अच्छी मिली। उसके बाद आता है साल 2024, 2023 में क्वालिफाई भी करते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, एंड उस समय कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड ने देखा नेपाल, या और पूरा वर्ल्ड जानता है कि नेपाल एक टीम है जो भी आईसीसी इवेंट में कब से पार्टिसिपेट करे जा रही है। एंड उस समय तो सिर्फ प्लेयर्स को नहीं देखा, उस समय प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखा क्योंकि साउथ अफ्रीका के तब से मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों का चेंज हुआ होगा, या एंड वो करेगी आगे। एंड नेपाल की फैन बेस को भी काफ़ी अटेंशन मिली क्योंकि जिस तरीके का फैन बेस आया था, पूरा स्टेडियम भरा रहता था नेपाल के फैन से, दैट वाज अ पॉजिटिव पॉइंट टू। या बिकॉज अगर फैंस से सपोर्ट मिल रहा है तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट मिलेगा कि परफॉर्म करे, या मोटिवेशन जिस तरह से हमें मिलता है जब आप उस सब्सक्राइब और लाइक बटन हिट करते हैं। सो इफ़ यू लाइक, चलिए। एंड उसके बाद आता है 2024 के बाद अभी करंट 2025 चल रहा है। अब बात करते हैं कि आगे क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है, बात करते हैं क्या फ्यूचर गोल्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी न्यूज़ है, या जो सबसे अभी पास है T20 है वेस्ट इंडीज के साथ, या सीरीज है 5 मैच की यूएई में, एंड अगर उसमें से एक मैच भी जीत सकती है ना नेपाल, या 2 तो खैर पर एक अगर जीतती है बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। या बिकॉज एज अ नेपाल है तो एक वेस्ट इंडीज से एक बड़ा चांस मिला है, या क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वेस्ट इंडीज भी एक फुल मेंबर है, या और एक प्रोसेस में जा रही है, वहाँ पे भी कई प्लेयर्स रिटायरमेंट ले रहे हैं, या कि वेस्ट इंडीज पहले अच्छी थी बट अब थोड़ा सेटबैक हो रहा है, बट देखते हैं वो कैसे करती है, या वो भी एक अलग ही टॉपिक है, या उसमें भी वीडियो बन सकती है। सो वो भी हो रहा है, एंड अगर उसमें एक मैच भी जीतती है और अगर नहीं भी जीतती तो हम सबको पता है कि लर्निंग्स जरूर सीखेगी, या बट एक अच्छा फाइट बैक मिलना चाहिए मेरे नेपाल के द्वारा। या उसके बाद बात करते हैं तो 2026 के क्वालिफायर्स आने वाले अक्टूबर में, वहाँ पे सबकी उम्मीद यही रहेगी कि वो क्वालिफाई करे, या जो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है वो एक अच्छा प्रिपरेशन है बिकॉज क्वालिफायर है फिर। या तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग साइड के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आप अपने मेंटली भी और कहीं ना कहीं अपने गेम में सुधार लाओगे, अगर आप जीतोगे तो आपको और अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। एंड उसके बाद 2027 का वर्ल्ड कप गोल है ही, उसमें खैर अभी लीग रैंकिंग में 6th पे आई थिंक या 7th पे है, तो अभी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट जरूर की जा सकती है, वहाँ पे रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जरूर है। या तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं T20 तो अपना एक एम रखना चाहिए कि हर T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करे, बट एक और एम रहना चाहिए नेपाल का कि एक वर्ल्ड कप 2030 के बाद जरूर होस्ट करे, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेडियम्स बन रहे हैं, ग्राउंड जैसे भर रहे हैं, आप देख लीजिए। एंड अभी सबसे बड़ा ग्राउंड जो कि डिस्कशन में वो है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल, या होपफुली में भी बन जाए जल्दी, एंड 30,000 की कैपेसिटी बताई जा रही है, एंड अगर वो बनता है तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी होस्ट कर सकते हैं, या को होस्ट बन सकते हैं एज अ, बिकॉज यूएसए ने भी किया था होस्ट, या तो व्हाई नॉट नेपाल, उनके पास तो फैन बेस भी है, या काफी अलग एक एक्सपीरियंस होगा। या एंड और कुछ 2-3 गोल्स और रहेंगे, जैसे अपनी रैंकिंग को इंक्रीज करना, बट सबसे बड़ा गोल रहेगा T20 वर्ल्ड कप में कम से कम एक विक्ट्री जरूर लेना, अगर क्वालिफाई करना पहला, और उसके बाद एक विक्ट्री जरूर लेना। या बिकॉज यार T20 वर्ल्ड कप में अगर आप जा रहे हो तो आपको एक करके आगे करके ग्रो करोगे, स्टेप बाय स्टेप, जो कि करके दिखाया है मैंने नेपाल। या सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, और या अगर आपको कोई लैक लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट, या बिकॉज वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट एसोसिएट नेशन, एंड ये हमारी पहली वीडियो थी। एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट नेपाल क्रिकेट टीम, उसके बारे में बताइए, गोल्स हो सकते हैं आगे चलकर। या सो आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। जब तक के लिए थैंक्स फॉर